पेरिस में विवाहित जोड़ा विंसेंट और सोफी एक कसाई की दुकान के मालिक हैं जो टिकने के लिए संघर्ष कर रही है। उनकी दुकान में ग्राहकों की कमी है और जो थोड़े बहुत ग्राहक आते हैं वे अक्सर विंसेंट की मांस को मसाज करने की अजीब आदत से नाराज हो जाते हैं। एक दोपहर दुकान पर शाकाहारी कार्यकर्ताओं की भीड़ द्वारा तोड़फोड़ की जाती है जो इसे रंग से भिगो देती है, नुकसान पहुंचाती है और दीवारों पर स्प्रे पेंट करती है। विंसेंट पीछा करता है और एक कार्यकर्ता को पकड़ने में सफल होता है, उसका मास्क उतार देता है। लेकिन उस व्यक्ति के साथी जल्दी लौटकर उसे छुड़ा लेते हैं, विंसेंट को जमीन पर धकेल देते हैं। वे भागने से पहले विंसेंट के पेट में एक लात मारते हैं। उसी दिन बाद में जोड़ा अपने दोस्तों स्टेफनी और मार्क से बात करता है, यह खुलासा करते हुए कि बैंक ने उनके आरण आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, जिसका मतलब है कि दिवालियापन आसन्न है। स्टेफनी की शुरुआती सहानुभूति जल्दी ही मार्क की अपनी कसाई दुकान की सफलता की शेखी बघारने में बदल जाती है। रात के खाने के दौरान मार्क भी इसमें शामिल हो जाता है, अपनी उच्च कमाई की डींग मारता है और फिर विंसेंट को दुकान की सुरक्षा के लिए एक उपहार देता है, एक हैंडगन। विंसेंट, जिसके पास परमिट नहीं है, इसे लेने में हिचकता है, लेकिन मार्क जोर देता है, यहां तक कि इसकी प्रभावशीलता साबित करने के लिए एक पूल टॉय पर गोली चलाता है। घर ड्राइव करते समय सोफी विंसेंट को सूचित करती है कि वह अलग होना चाहती है, उनकी शादी की एक अरस्ता और एक अधिक रोमांचक साथी की इच्छा का हवाला देती है। हालांकि विंसेंट व्यस्त है क्योंकि उसने अभी अभी पहले के एक कार्यकर्ता को साइकिल पर देखा है। वह अचानक कार रोक देता है, उस व्यक्ति का सामना करने का दृढ़ संकल्प लिए। पीछा करने के लिए कार को रिवर्स में डालते हुए विंसेंट गलत अनुमान लगाता है और कार्यकर्ता को घातक रूप से कुचल देता है। विंसेंट भयभीत हो जाता है और दुर्घटना को पुलिस को रिपोर्ट करना चाहता है, लेकिन सोफी जल्दी हस्तक्षेप करती है। वह उसे याद दिलाती है कि उसने शराब पी रखी है और मार्क की अवैध बंदूक कार की डिक्की में है। यह तथ्यों का संयोजन निश्चित रूप से आजीवन कारावास की सजा देगा। हाल ही में देखे गए एक सच्चे अपराध के वृत्तचित्र को याद करते हुए वह सुझाव देती है कि वे एक कुख्यात सीरियल किलर की नकल करके शव का निपटान करें, जिसने अपने शिकारों के टुकड़े टुकड़े किए और उनके अवशेषों को शहर भर में कचरे की थैलियों में बिखेर दिया। इसके बाद जल्द ही विंसेंट कार्यकर्ता के शव को अपनी पेशेवर कसाई की मेज पर लाता है और अपने व्यापार के औजारों से इसे टुकड़े टुकड़े करना शुरू करता है। वह पहले लाश को बड़े हिस्सों में काटता है और फिर उन्हें और छोटा करता है। इस प्रक्रिया के दौरान एक कान फर्श पर गिर जाता है और जोड़े का कुत्ता तुरंत उसे खा जाता है और अधिक के लिए भौंकता है। विंसेंट उसे दूसरा कान फेंक देता है, कुत्ते के आनंद को एक चिंतनशील नजर से देखता है। काम पूरा होने के बाद वह उनके बेडरूम में जाता है, जहां सोफी एक और अपराध कार्यक्रम में डूबी हुई है। वह उसे सूचित करती है कि वह उनके बिस्तर पर नहीं सो सकता क्योंकि अब वे अलग हो चुके हैं, जिसके कारण विंसेंट को सोफे पर सोना पड़ता है। अगले दिन विंसेंट देर से उठता है और दुकान की ओर जल्दी करता है, जहां उसे यह देखकर भय होता है कि सोफी ने स्लाइसर पर छोड़े गए मानव मांस को इसे एक नया प्रकार का हैम समझकर बेच दिया है। जैसे ही वह उसे डांटने वाला होता है, ग्राहक वापस आता है, यह घोषणा करते हुए कि यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट मांस है और खरीदने की मांग करता है। विंसेंट अन्य उत्पादों की पेशकश करने की कोशिश करता है, लेकिन महिला उस विशेष हैम की मांग पर अड़ी रहती है। विंसेंट की अनिच्छा से भ्रमित होकर सोफी उससे स्पष्टीकरण मांगती है और वह झूठ बोलता है, कहता है कि उसने आपूर्तिकर्ता बदल दिया है। उत्सुक होकर सोफी नए हैम का नमूना लेती है और सहमत होती है कि यह शानदार है। विंसेंट उन्हें बताता है कि यह एक विशेष ईरानी पोर्क है। संतुष्ट ग्राहक अपनी खरीद के साथ चली जाती है, जिसके बाद सोफी असली कहानी जानने के लिए दबाव डालती है। सच्चाई जानने पर वह एक पल के लिए भयभीत हो जाती है, लेकिन जल्दी ही अपनी राय बदल लेती है। विंसेंट से अवशेषों का निपटान न करने और खुद इसका स्वाद लेने का आग्रह करती है। वह मना करता है, लेकिन सोफी जोर देती है, यह तर्क देते हुए कि पूरे शरीर को बेचना सबूत को खत्म करने का एक प्रभावी तरीका होगा। तभी एक नया ग्राहक प्रवेश करता है जो पहली महिला का दोस्त है और उसने एक टुकड़ा साझा किया था और अब खुद खरीदना चाहता है। ईरानी पोर्क की खबर फैलती है और जल्द ही दुकान उत्सुक ग्राहकों से गुलजार हो जाती है। जोड़ा मानव मांस बेचना जारी रखता है, आखिरकार काफी मुनाफा कमाता है। जब स्थानीय पुलिस अधिकारी एनटमैक लोकप्रिय ईरानी पोर्क खरीदने के लिए रुकता है तो जोड़ा तनावग्रस्त हो जाता है, लेकिन सौभाग्य से वह कटों की उत्पत्ति को पहचानने में विफल रहता है। उस रात विंसेंट कार्यकर्ता का आखिरी बचा हुआ हिस्सा अपने रात के खाने के लिए खाता है और पाता है कि उसे भी इसका स्वाद पसंद है। इससे सोफी को यह प्रस्ताव करने की प्रेरणा मिलती है कि उन्हें अपने नए उत्पाद के लिए लोगों की हत्या शुरू कर देनी चाहिए।
विंसेंट शुरू में इसे मजाक समझता है, लेकिन सोफी पूरी तरह से गंभीर है, यह तर्क देते हुए कि यह उनकी वित्तीय समस्याओं का समाधान हो सकता है और उनका व्यवसाय बचा सकता है। अगले दिन उनकी बेटी क्लो अपने नए प्रेमी लुकास को घर लाती है। वह एक शाकाहारी है, लेकिन उन्हें आश्वस्त करता है कि वह मांस खाने वालों के प्रति सहनशील है और उनकी दुकान पर तोड़फोड़ करने वाले समूह की तरह चरमपंथी नहीं है, जिसकी वह निंदा करता है। विंसेंट और सोफी शुरू में स्वीकार करते हैं, लेकिन जब क्लो घोषणा करती है कि उसने भी अपने प्रेमी का समर्थन करने के लिए शाकाहारी जीवन शैली अपनाई है, तो वे स्तब्ध रह जाते हैं। लुकास विंसेंट द्वारा तैयार किए गए मशरूम को चिकन ब्रोथ में होने के कारण अस्वीकार कर देता है और वह उनकी वाइन को भी ठुकरा देता है, यह समझाते हुए कि वह केवल शाकाहारी वाइन पीता है क्योंकि पारंपरिक विधियों में अंगूर के साथ कीड़ों को कुचलना शामिल है। वह दूध और अंडों के कारण उनके द्वारा पेश किए गए पनीर और केक को भी अस्वीकार कर देता है। वह फैक्ट्री फार्मिंग की क्रूरता पर अपने व्याख्यान को सोफी को बूढ़ी गाय कहकर समाप्त करता है। युवा जोड़े के चले जाने के बाद विंसेंट इतना क्रोधित हो जाता है कि वह सोफी की लोगों को मारने की योजना से सहमत हो जाता है। वे संभावित शिकारों की तलाश में एक शाकाहारी रेस्तरां जाते हैं जो अच्छी तरह से खाया हुआ और शांत दिखाई दे। वे बड़े रसोइये पर नजर रखते हैं। रसोइये की शिफ्ट के बाद विंसेंट उसका पीछा उसके घर तक करता है और अपनी चाकू तैयार करता है, लेकिन वह हिम्मत हार जाता है और जब वह व्यक्ति चीखता है तो भाग जाता है। सोफी के साथ कार में वापस वह दावा करता है कि उस व्यक्ति ने जवाबी हमला किया, जिसके कारण उसे पीछे हटना पड़ा। हालांकि सोफी उसके झूठ को समझ लेती है और जोर देती है कि उन्हें अधिक प्रभावी रणनीतियां बनानी होंगी, अपने सच्चे अपराध के दृश्यों से और टिप्स देती हैं। अगले दिन सोफी और विंसेंट एक अलग शहर में जाते हैं और एक किराने की दुकान के बाहर शाकाहारी कार्यकर्ताओं के रूप में पोंछ देते हैं। जब एक राहगीर उनका अपमान करता है तो सोफी लुकास से सीखे तर्कों का उपयोग करके जवाब देती है। एक शाकाहारी व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता है, लेकिन फिर एक लंबी चौड़ी तीखी बात शुरू करता है, जिसके कारण सोफी उसे भगाने के लिए कुछ अपमानजनक चिल्लाती है। एक अन्य अधिक मिलनसार कार्यकर्ता बातचीत शुरू करता है और वे बाद में रणनीति पर बात करने के लिए मिलने की व्यवस्था करते हैं। जल्द ही यह व्यक्ति 2 साथियों के साथ लौटता है, यह महसूस करते हुए कि वे संख्या में कम होंगे। विंसेंट और सोफी जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तिकड़ी फिर एक मांस प्रसंस्करण सुविधा में तोड़फोड़ करने की अपनी योजना का खुलासा करती है। अवसर का लाभ उठाते हुए विंसेंट सोफी के विरोध के बावजूद भाग लेने के लिए सहमत होता है। रास्ते में उन्हें मास्क पहनने के लिए दिए जाते हैं और एक कार्यकर्ता टिप्पणी करता है कि विंसेंट उसे परिचित लगता है, लेकिन जोड़ा इसे टाल देता है, यह दावा करते हुए कि वे फूल वाले हैं। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर सोफी को यह देखकर भय होता है कि यह मार्क की फैक्ट्री है। वह पीछे रहने का विकल्प चुनती है, निगरानी करने की पेशकश करती है। हालांकि विंसेंट उत्साह के साथ छापे में शामिल होता है, उपकरण तोड़ता है, आग शुरू करने में मदद करता है और यहां तक कि मार्क की एक तस्वीर पर पेशाब करता है। बाद में एक रेस्तरां में सोफी उसे अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात करने के लिए फटकार लगाती है, लेकिन विंसेंट तर्क देता है कि मार्क जैसे बड़े पैमाने के ऑपरेशन शाकाहारियों की तुलना में छोटे व्यवसायों के लिए अधिक हानिकारक हैं। वह बीफ स्टेक ऑर्डर करता है, लेकिन पाता है कि उसे इसकी भूख नहीं है, क्योंकि यह मानव मांस के स्वाद की तुलना में नहीं ठहरता। विंसेंट घोषणा करता है कि वह अब और हत्या नहीं करेगा, जिसके कारण सोफी उसका मजाक उड़ाती है, उसे कायर कहती है जो मुसीबत में होने पर उस पर निर्भर करता है। उसकी तानें उसे इतना क्रोधित करती हैं कि वह कांटे से उसे मारने के करीब आ जाता है, लेकिन वह खुद को रोक लेता है। इसके बजाय घोषणा करता है कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है और बाहर चला जाता है। सोफी वेटर के साथ बातचीत शुरू करती है और वे सच्चे अपराध के वृत्तचित्रों के लिए साझा जुनून की खोज करते हैं। वह उसे घर ड्राइव करता है और दुकान देखकर एक शाकाहारी द्वारा कसाई को सवारी देने की विडंबना पर टिप्पणी करता है। वह फ्लर्ट करना जारी रखता है और चुंबन के लिए झुकता है, लेकिन भूखी सोफी उसकी जीभ को जोर से काट लेती है। अब वह खून बह रहा है, वह उसे साफ करने के लिए अंदर आमंत्रित करती है। वेटर के बाथरूम में होने पर सोफी विंसेंट को सूचित करती है कि उनके पास अगला ईरानी स्वर है। चुंबन का ज्वलंत वर्णन करके उसकी ईर्ष्या भड़काती है। क्रोधित विंसेंट अपनी चाकू को तेज करना शुरू करता है, जो सोफी को उत्तेजित करता है। हालांकि वह हिचकता है, यह याद करते हुए कि सबसे अच्छा मांस तनाव मुक्त जानवरों से आता है। फिर सोफी वेटर को तैयार करने का फैसला करती है, उसे सोफे पर मसाज देती है। जब वह विंसेंट को आगे बढ़ने का संकेत देती है तो उसे संदेह होता है, लेकिन वह उनकी जीविका की बात करके और तलाक की धमकी देकर उस पर दबाव डालती है।
विंसेंट लिविंग रूम में प्रवेश करता है और पाता है कि वेटर पूरी तरह से नग्न है, क्योंकि उसने स्थिति को त्रिगुट के निमंत्रण के रूप में गलत समझा है। यह विंसेंट को ताजा क्रोध में भेज देता है और वह वेटर को मार डालता है। उसी क्षण क्लो आती है। विंसेंट जल्दी से मछली घर के पानी से अपना चेहरा धोता है, जबकि सोफी शव और वेटर के कपड़ों को सोफे के पीछे छिपा देती है। क्लो परेशान है। लुकास ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, यह मानते हुए कि एक कसाई की बेटी होने के नाते वह गुप्त रूप से मांस खा रही होगी। वह रात बिताना चाहती है और रात के खाने के लिए उनकी दुकान से कुछ मांस खाना चाहती है, जिससे उसके माता पिता घबरा जाते हैं। वे उसे लुकास के साथ सुलह करने के लिए उत्साहपूर्वक प्रेरित करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि वह एक अच्छा इंसान है। क्लो के चले जाने के बाद जोड़ा खूनी लिविंग रूम को साफ करता है और नए शव पर काम शुरू करता है। शव को काटते समय वे महसूस करते हैं कि उनका रिश्ता मजबूत हो रहा है। वे वेटर की साइकिल को नदी में फेंक देते हैं और बाद में सोफे पर एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह स्टेफनी और मार्क फोन करके अपनी तोड़फोड़ की गई फैक्ट्री की खोज के बाद सहानुभूति व्यक्त करते हैं। सोफी को शुरू में अपराध बोध का एक झटका महसूस होता है, लेकिन जब स्टेफनी फिर से विंसेंट की दुकान को नीचा दिखाती है तो यह गायब हो जाता है। अधिकारी एनेट मैक आता है और पुष्टि करता है कि दोनों हमलों के लिए एक ही कार्यकर्ता समूह जिम्मेदार है। उन्हें निगरानी फुटेज दिखाता है। जैसे ही स्टेफनी और मार्क सरकारी मुआवजे की मांग पर चर्चा करते हैं, एनेट मैक चुपके से सोफी और विंसेंट से एक और ईरानी पोर्क की खरीद का अनुरोध करता है। उसी दिन उनके विशेष उत्पाद के लिए सड़क पर एक कतार लग जाती है और वे कुछ ही घंटों में पूरे शरीर को बेच देते हैं। सोफी भीड़ को आश्वस्त करती है कि अगले दिन और होगा। उस शाम वे शाकाहारी रेस्तरां के रसोइये का अपहरण करते हैं और थोड़ी सी अनिच्छा के बाद उसे अपने बाथटब में मार डालते हैं। अगले दिनों में जोड़ा विभिन्न तरीकों से और शाकाहारियों की हत्या करता है। विंसेंट की हिचकिचाहट गायब हो जाती है, जिसकी जगह शिकार का आनंद लेने की भावना ले लेती है। उनकी ग्राहक संख्या में विस्फोट होता है। रोजाना विशाल कतारें बनती हैं। हत्या का साझा काम उन्हें करीब लाता है। इतना सामान्य हो जाता है कि वे कार्यों के दौरान आकस्मिक बातचीत में संलग्न होते हैं। एक शाम वे एक मांस संयंत्र पर छापा मारने के वादे के साथ एक शाकाहारी व्यक्ति को लुभाते हैं। जैसे ही वह व्यक्ति एक मास्क चुनता है, विंसेंट अपनी चाकू तैयार करता है, लेकिन उनका लक्ष्य उसे देख लेता है, उसे लात मारता है और भाग जाता है। जोड़ा उसका जंगल में पीछा करता है, लेकिन उसका पता खो देता है। जैसे ही सोफी मानती है कि वह भाग गया है, विंसेंट को पास में हलचल सुनाई देती है। सोफी फिर उस व्यक्ति के सेल फोन पर डायल करती है और उसकी रिंगटोन की आवाज उसकी छिपने की जगह को धोखा देती है। भयभीत व्यक्ति फिर से भागता है, लेकिन वह ठोकर खाता है और गिर जाता है। जब विंसेंट और सोफी उसके पास पहुंचते हैं तो वे पाते हैं कि वह मर चुका है, जाहिर तौर पर भय से प्रेरित दिल का दौरा पड़ने से। अगले दिन सोफी और विंसेंट दिल के दौरे से मरे व्यक्ति के स्टेक स्टेफनी और मार्क को परोसते हैं। उनके दोस्त स्वीकार करते हैं कि मांस स्वादिष्ट है। उनकी ईर्ष्या उन्हें असामान्य रूप से शांत कर देती है। दूसरी मदद के दौरान मार्क को अपने स्टेक में एक धातु की वस्तु मिलने से चौंक जाता है, जिसे स्टेफनी पेसमेकर के रूप में पहचानती है। विंसेंट जल्दी से इसे छीन लेता है, यह दावा करते हुए कि यह किसानों द्वारा मवेशियों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला माइक्रोचिप है। इससे एक तर्क शुरू होता है, और जब उनके दोस्त उनकी छोटी दुकान का मजाक उड़ाने लगते हैं तो विंसेंट हिम्मत जुटाकर जवाब देता है, मौखिक रूप से उन पर हमला करता है। क्रोधित होकर मार्क विंसेंट पर हमला करता है और दोनों पुरुष बगीचे में झगड़ते हैं, जबकि उनकी पत्नियां उन्हें रोकने की व्यर्थ कोशिश करती हैं। झगड़ा तब खत्म होता है जब विंसेंट मार्क को स्विमिंग पूल में धकेल देता है, जहां वह सहज रूप से मार्क का कान काट लेता है और उसे चबाना शुरू करता है। जब स्टेफनी भय से चीखती है तो विंसेंट नकली घृणा में कान को थूक देता है, यह दिखावा करते हुए कि यह एक जानबूझकर प्रतीकात्मक इशारा था। तेंदुओं के बारे में एक प्रकृति वृत्त चित्र से प्रेरित होकर विंसेंट उनकी चुपके और दौड़ने की शैली की नकल करना शुरू करता है, ताकि वह एक अधिक प्रभावी शिकारी बन सके। वह अन्य जानवरों का अध्ययन करना जारी रखता है, सांप की गला घोंटने की तकनीक जैसे तरीके सीखता है। कुछ शामों को मानव मांस खाने का कार्य जोड़े को उत्तेजित करता है, जिससे अंतरंगता बढ़ती है। एक दिन पार्क में पिकनिक बारबेक्यू के दौरान एक व्यक्ति उनसे धुएं और उसके द्वारा वर्णित जलते हुए शवों की गंध के बारे में शिकायत करता है, क्योंकि यह उसका पसंदीदा योग स्थान है। जोड़ा अनुपालन का दिखावा करता है, लेकिन फिर उसकी हत्या कर देता है। बाद में वे और शिकार की तलाश में एक शाकाहारी उत्सव में जाते हैं। विंसेंट को एक मोटे युवा लड़के की ओर असामान्य रूप से आकर्षण होता है,
जिससे वह एक बच्चे को नुकसान पहुंचाने के विचार से परेशान हो जाता है। उनकी टोह लेने में क्लो और लुकास के साथ मुलाकात से बाधा आती है, जिसके कारण उन्हें दावा करना पड़ता है कि वे खुद शाकाहारी हो गए हैं और केवल जीविका के लिए मांस काट रहे हैं। लुकास शाकाहारी समुदाय में हाल की गायबियों की सिलसिले पर टिप्पणी करता है। उसे किसान संघ या कसाई गिल्ड पर संदेह है। फिर वह अचानक उन्हें उत्सव से निष्कासित कर देता है, उन्हें कसाई कहकर निंदा करता है। यह आरोप मार्ग के संयंत्र पर छापे के एक कार्यकर्ता द्वारा सुना जाता है। जैसे ही वे चले जाते हैं, सोफी एक काली महिला को देखती है और टिप्पणी करती है कि उन्होंने अभी तक उस स्वाद का नमूना नहीं लिया है। विंसेंट अपनी महिलाओं को नहीं, नीति को छोड़ने के लिए सहमत होता है और वे उसका पीछा करते हैं। उस शाम जब विंसेंट महिला को काट रहा होता है, उसकी चाकू टूट जाती है। वह एक नया चाकू लेने के लिए दुकान पर लौटता है। केवल यह पाता है कि अधिकारी एनेटमैक दरवाजे पर है। अधिकारी केवल यह जानना चाहता है कि इतनी देर रात को रोशनी क्यों जल रही है। विंसेंट दावा करता है कि वह ओवरटाइम काम कर रहा है। स्थिति तब बढ़ जाती है जब उनका कुत्ता एक मानव हाथ मुंह में लेकर घूमता है। विंसेंट कुत्ते को भगाने के लिए चिल्लाता है और एनेटमैक को समझाता है कि उसे कार्यकर्ता हमले से PTSD है। जाने से पहले एनेटमैक गायब शाकाहारियों का विषय उठाता है। इसके बाद जल्द ही विंसेंट सोफी को सूचित करता है कि उसने महिला के अवशेषों का निपटान कर दिया है। यह मानते हुए कि एनेटमैक को संदेह है, वह घोषणा करता है कि उनकी हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन सोफी असहमत है। कुख्यात सीरियल किलरों के हत्या की संख्या को पार करने की इच्छा से प्रेरित है। उनका तर्क डोरबेल की आवाज से रुक जाता है। यह लुकास है, जो अपने पहले के विस्फोट के लिए माफी मांगने और क्लो को खोने के डर को कबूल करने आया है। सोफी उसे रहने और आराम करने के लिए आमंत्रित करती है। यह सुझाव विंसेंट को उसकी हत्या की योजना के बारे में सचेत करता है। विंसेंट तुरंत लुकास को घर से बाहर निकालता है, सोफी का सामना करता है और घोषणा करता है कि ईरानी पोर्क का युग समाप्त हो गया है। उस रात सोफी एक वृत्तचित्र देखने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें कोई आनंद नहीं पाती। टीवी बंद कर देती है। विंसेंट कुत्ते के साथ सोफे पर सोता है। अगले दिन विंसेंट नियमित बीफ बेचने की कोशिश करता है, लेकिन ग्राहकों की विशाल कतार यह जानकर तितर बितर हो जाती है कि ईरानी पोर्क मेनू से हट गया है। सोफी उसे कायर कहती है और विंसेंट अपने किए हुए सबके लिए अप्रशंसित महसूस करते हुए बाहर चला जाता है। बाद में जब सोफी रात के लिए दुकान बंद कर रही होती है, कार्यकर्ता आते हैं, उन जोड़े के बारे में पूछताछ करते हैं जिन्होंने फूल वाले होने का दावा किया था। उस शाम विंसेंट घर लौटता है और पाता है कि उसका कुत्ता कार्यकर्ताओं की पार्क की गई वैन पर लगातार भौंक रहा है। अंदर कार्यकर्ताओं ने सोफी को एक वॉक इन रेफ्रिजरेटर में बांध दिया है, उसे बताते हुए कि वे उसे वध किए गए जानवर की तरह व्यवहार करने का इरादा रखते हैं। जैसे ही उनमें से एक उसे मारने की तैयारी करता है, विंसेंट अपने कुत्ते के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, जो तुरंत सोफी को धमकी देने वाले व्यक्ति पर झपटता है। विंसेंट एक महिला कार्यकर्ता के सिर में चाकू फेंककर उसे मार डालता है और फिर तीसरे व्यक्ति से भिड़ जाता है, जो जल्दी ही ऊपरी हाथ हासिल कर लेता है और विंसेंट को चाकू मार देता है। क्रोधित होकर सोफी अपनी रस्सियों से मुक्त हो जाती है और अपने हमलावर को मांस के हुक पर चढ़ाकर मार डालती है, जबकि कुत्ता पहले कार्यकर्ता को उसकी कमर में काटकर अक्षम कर देता है। फिर सोफी विंसेंट की देखभाल करती है, चाकू निकालती है और यह निर्धारित करती है कि घाव जानलेवा नहीं है। कुछ समय बाद एक सच्चा अपराध वृत्तचित्र सोफी और विंसेंट के मामले का विवरण देता है। स्टेफनी और मार्क का साक्षात्कार लिया जाता है, जो बताते हैं कि उनकी गवाही के कारण जोड़े की गिरफ्तारी हुई। वे अधिकारी एनेटमैक के बारे में नस्लीय टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि उन्होंने विंसेंट की माइक्रोचिप कहानी के बारे में पूछताछ की थी, केवल यह जानने के लिए कि ऐसी कोई तकनीक उपयोग में नहीं थी। पेसमेकर वह महत्वपूर्ण सबूत था जिसने उनके पूरे ऑपरेशन को उजागर कर दिया। जोड़े को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुकदमे के अंत में जब जज ने पूछा कि क्या उन्हें कोई पछतावा है, तो सोफी ने कहा कि उसका एकमात्र अफसोस एक पेसमेकर वाले व्यक्ति की हत्या करना था। और अधिक ऐसी सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस को सक्रिय करना याद रखें। हमें ट्यून करने के लिए धन्यवाद।